हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। एक बार फिर से हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो कि अपने लास्ट वीडियो में था। हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे आवेश उत्पन्न करने की विधियां। जब आवेश उत्पन्न करने की जो विधि थी कि हम आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी निकाय के ऊपर। पहली विधि थी हमारे पास घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड, जो हम पढ़ चुके थे अच्छे से। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होती हैं उनको हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं के ऊपर समान जब दो वस्तुओं को हम एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं दोनों वस्तुओं के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक के ऊपर धनावेश तो दूसरी के ऊपर ऋणावेश। एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, आपने उसकी छड़ वाला बताया था, एवेनोइड की छड़, आपने उसकी छड़ उसको बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं। कंघी हो गई या स्केल वगैरह हो गई उसको सूखे बालों में रगड़ रहे हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगली विधि है हमारे पास चालन या संपर्क विधि। देखो यार इसके नाम से भी पता चल रहा है वैसे, चालन या संपर्क विधि यानी कि कंडक्शन मेथड। चालन कराएंगे या फिर उसको टच कराएंगे, यानी कि टच होगा तब आवेश का चालन होगा। तो इस विधि का मतलब क्या है, सुनो पहले इसका मतलब। देखो यहाँ मेरे पास दो वस्तुएं होती हैं। सपोज ये मेरे पास पहली ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी बोल दिया। मैंने कहा कि इसके ऊपर मान लिया मैंने कि प्लस का 10 कूलम चार्ज है। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस 10 कूलम, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो निरावेशित है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 कूलम का। जैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में दो वस्तु ले ली, एक आवेशित है और एक निरावेशित या अनावेशित है। आगे काम हमारा ये है कि दोनों को टच कराएंगे। जैसे ही मैंने दोनों को टच कराया, पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट ए और बी, इसके ऊपर वही प्लस 10 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है। टच कराने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को पास ला के संपर्क ही कराओ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप हो सकता है कि इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करा दो तो वो भी इसको संपर्क कराना ही है एक तरीके से। टच कराने के बाद हम क्या करते हैं, वापस से दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं। ये लो भाई, जो दोनों ऑब्जेक्ट थी वापस अलग अलग हुई, ए और बी। लेकिन जैसे ही टच करा के आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करोगे, दोनों के ऊपर बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर भी प्लस का 5 कूलम और इसके ऊपर भी प्लस का 5 कूलम। यानी यहाँ अपने पास मेन काम हो गया कि जो ये ए ऑब्जेक्ट थी, मतलब जो आवेशित है, उसका जो चार्ज था दूसरी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ चुका है। आवेश अनावेशित वस्तु ली थी मैंने, लास्ट में जाकर कैसी हो गई, आवेशित। तो आवेश उत्पन्न करने की ये विधि क्या कहलाएगी मेरे पास, चालन या फिर संपर्क विधि। यहाँ तक कोई दिक्कत है? थ्योरी सुन लो इसकी क्या है क्या नहीं है। कि जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के साथ संपर्क कराया जाता है तो संपर्क के पश्चात दोनों वस्तुओं पर बराबर बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की ये विधि क्या कहलाएगी हमारे पास, चालन या फिर संपर्क विधि। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी के साथ हम अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रेरण विधि का मतलब क्या है। देखो यार, प्रेरण का मतलब इंडक्शन मेथड। इंडक्शन या प्रेरण मतलब टच नहीं कराएंगे, सिर्फ उसका प्रेरण होगा, पास रखेंगे हम उसको। ऐसा कैसा, ये एग्जांपल लेते हैं हम। ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर प्लस का 10 कूलम चार्ज मैंने मान लिया। ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है मेरे पास बी, इसके ऊपर 0 कूलम का चार्ज है। अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को टच नहीं कराते, बस उनको समीप ला के रख देते हैं, पास पास ला के रख देंगे। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ये ए होगी, ये ऑब्जेक्ट बी होगी। इसके ऊपर वही प्लस का 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर वही 0 कूलम चार्ज है। एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है, दोनों को संपर्क नहीं करा रहे, केवल पास पास ला के रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद में हम अगला काम क्या करते हैं, जैसे ही आप इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप लेके आके रखते हो तो आप अनावेशित वस्तु में इसके प्रेरण के कारण आवेश के गुण आ जाएंगे, न कि आवेश आएगा। आवेश के गुण आ जाएंगे, आवेश नहीं आएगा। ध्यान रखना ये बातें। यहाँ प्लस का चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस और प्लस, मतलब आवेश के गुण आ गए। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, टोटल तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे समीप रखे तो इसमें प्रेरण के कारण आवेश के गुण आ जाते हैं। अगला काम क्या है
कि इस अनावेशित वस्तु को भू संपर्कित करा देंगे हम, अर्थिंग कराते हैं इसकी। जैसे ही आपने इसको भू संपर्कित कराया, भू संपर्कित कराने के बाद इसका एक चार्ज जमीन में चला जाएगा। ये पृथ्वी है हमारे पास, सपोज कर लिया मैंने, ये ए देखो पॉजिटिव है, तो जैसा चार्ज इसके ऊपर होगा, यहाँ अगर आपने नेगेटिव लिया होता तो नेगेटिव जाएगा, अगर यहाँ आपने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव जाएगा। कैसा चार्ज लिया हमने? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ से इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर चला जाता है, मतलब ये पूरा चार्ज इसका जमीन के अंदर चला जाएगा। अब दोनों वस्तुओं को देखो, वापस दूर दूर रखते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए, ये बी। इसके ऊपर तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस का 10 कूलम था, हमने न तो टच कराया है, न कोई संपर्क कराया है इसको, और नहीं हमने भू संपर्कित कराया है। इसका तो प्लस का 10 कूलम ऐसे कैसे, लेकिन इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों की प्रॉपर्टी थी, तो प्लस जमीन में चला गया तो केस में कितना बच जाएगा? माइनस। तो इसके ऊपर माइनस का 10 कूलम चार्ज आ जाता है। देखो पहले स्टार्टिंग में हमने जो वस्तु बी ली थी वो एक अनावेशित वस्तु थी, लास्ट में वस्तु बी एक आवेशित वस्तु हो गई। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। थ्योरी स्टूडेंट्स की क्या कहना है, क्या नहीं लिखना है हमारे को, कि जब किसी एक आवेशित वस्तु के समीप किसी अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो अनावेशित वस्तु में प्रेरण के कारण आवेश के गुण आ जाते हैं। इस अनावेशित वस्तु को अब भू संपर्कित करा दिया जाता है, जिसके कारण इसका पूरा का पूरा धनावेश जमीन के अंदर चला जाता है। आवेश उत्पन्न करने को जमीन के अंदर चला जाएगा। दोनों वस्तुओं को वापस अलग अलग रखते हैं तो एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की ये विधि क्या कहलाएगी हमारे पास? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने तीनों टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं। घर्षण विधि मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना है। चालन या संपर्क विधि, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क करा के दूर रखना है। प्रेरण विधि, आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु को रखना है, भू संपर्कित कराना है, वापस अलग अलग रख देना है, तो प्रेरण विधि होगी। अब देखो इन्हीं के आधार पे एक टॉपिक चलता है हमारे, एक एक्सपेरिमेंट होता है कि वस्तुओं को आवेशित है या वस्तु अनावेशित है, इसके बारे में पता कैसे लगाए। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल होता है जिसे हम विद्युतदर्शी उपकरण हो गया, जिसे हम विद्युतदर्शी बोलते हैं। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। देखो ये विद्युतदर्शी क्या है, इसके बारे में बेसिक सी बातें सीखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, किसे कहते हैं हम विद्युतदर्शी। देखो इसकी परिभाषा ये है कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जाता है। एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युतदर्शी। दूसरी बात, परिभाषा के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास आता है इसी के लिए सिद्धांत, कि यार ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो सिद्धांत भी सुन लो। इसका जो सिद्धांत होगा चालन या संपर्क विधि, चालन या संपर्क विधि मतलब विद्युतदर्शी आवेश उत्पन्न करने की चालन या संपर्क विधि के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युतदर्शी किस सिद्धांत पे कार्य करेगी? आवेश उत्पन्न करने की चालन या फिर संपर्क विधि के सिद्धांत पे कार्य करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तीसरी बात है संरचना की, देखते हैं हम कि इसकी संरचना फिर कैसी है, कैसे हम इसको बनाएंगे। परिभाषा हो गई, सिद्धांत हो गया, संरचना देखते हो। यहाँ मैंने इसकी संरचना पहले से बना रखा हूं मैं। देखो ये एक मिनट,
ये विद्युतदर्शी की संरचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक कांच का जार लिया जाता है, कोई भी कांच की बोतल वगैरह ले ली हमने, जार ले लिया। तो जो ये है ना, ये बाहर की संरचना, ये एक कांच का जार है। कांच का जार है। आगे कांच की जार का जो ये ऊपरी सिरा होता है, इसके ऊपर हमने कोई भी रबर कोर्क लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? रबर कोर्क। अगर मान लो तुम्हारे पास रबर कोर्क नहीं है तो आप रुई लगा सकते हो उसमें, यानी कि इस सिरे को बंद करना है, वो किसकी सहायता से करना है? रुई की सहायता से इसको बिल्कुल बंद कर दें। अब आगे क्या करते हैं, एक चालक तार लेके आते हैं, कोई भी कॉपर का हो सकता है। ये जो वायर जा रही है यहाँ, ये क्या है? एक चालक तार। चालक तार आप कॉपर का ले सकते हो, अच्छा चालक तार होता है। इस चालक तार को इसमें पिरो दिया। चालक तार का जो यांत्रिक सिरा है, यानी कि अंदर वाला सिरा, इसके ऊपर दो पत्तियां लगाई जाती हैं। और दोनों पत्तियां कैसी होंगी? सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पत्ती। अब ये इसके नीचे से हमने दो सोने की पतली पत्तियां जोड़ दी, और जो ये ऊपरी सिरा होता है, ये धातु की चक्की होती है। डिस्क ले लेते हैं किसी भी मेटल की, लेकिन वही ये कंडीशन ये है कि चालक होनी चाहिए। धातु की चक्की ले ली, जो कि एक चालक होनी चाहिए। इस प्रकार विद्युतदर्शी की संरचना का निर्माण हो जाता है, विद्युतदर्शी का निर्माण हो जाएगा। संरचना में क्या लिखना है, लिखना चाहो तो आप सबसे पहले एक कांच का जार लिया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पे एक रबड़ कोर्क लगा दिया जाता है। इस कांच के जार में एक चालक तार को प्रवेश पिरोया जाता है, जिसके आंतरिक सिरे पर दो सोने की पतली पत्तियां जोड़ दी जाती हैं तथा ऊपरी सिरे पर धातु की एक चक्की जोड़ दी जाती है। ये इसकी संरचना की बातें होगी। आगे इससे अगला टॉपिक चलता है हमारे पास इसकी क्रिया विधि। कि ये काम कैसे करती है। देखो क्रिया विधि में हमारे को करना क्या है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट, मैंने परिभाषा बताई थी थोड़ी देर पहले कि किसी भी वस्तु के द्वारा, या हम एक ऐसा उपकरण है जिसके कारण किसी भी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जाता है, वो क्या कहलाएगी? विद्युतदर्शी। तो मतलब जो वस्तु जिसको आप चेक कर रहे हो, जो कि आवेशित है हमारे पास या अनावेशित है, उसको लेके आओगे और उसको लाके इससे टच करा देते हो। जैसे कि ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट थी जो कि पता नहीं आवेशित है या अनावेशित है, लेकिन मैं इसको आवेशित मान लेता हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन जैसे भी मैंने पॉजिटिव माना है, इसको टच कराया। सिद्धांत देखो इसका, चालन या संपर्क विधि। टच कराना है तो होता है ना संपर्क विधि में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। जैसे आपने टच कराया तो इसको टच कराते, इसका चार्ज बताओ इसमें आएगा नहीं आएगा? इससे आता हुआ ये तार, जो चार्ज था इस वायर से होता हुआ इस सोने की पत्तियों पर आता है। जैसे ही चार्ज इन पत्तियों पे आएगा तो ये पत्तियों के ऊपर, दोनों के ऊपर बताओ समान प्रकृति का आवेश होगा नहीं होगा? समान प्रकृति का आवेश है तो ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हटेंगी। आवेश का गुण था ना दूसरा, कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो पत्तियां एक दूसरे से दूर हटती हैं। अगर पत्तियां एक दूसरे से दूर हट गई तो वस्तु कैसी है? आवेशित। अगर पत्तियां एक दूसरे से दूर नहीं हटी तो वस्तु कैसी है? फिर उदासीन या फिर निरावेशित। तो आवेश उत्पन्न करने की ये विधि क्या कहलाएगी हमारे? मैं क्या कह रहा था कि अगर पत्तियों मान ले उदासीन और पत्तियां एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो वस्तु कैसी है हमारे पास? आवेशित। यही है बस विद्युतदर्शी क्रिया विधि में हमारे लिखना होगा। हम क्या करेंगे कि जिस वस्तु के आवेशित या निरावेशित होने का पता लगाना है, उस वस्तु को धातु की चक्की के साथ टच कराया जाता है। सबसे पहले उसको संपर्क कराया, संपर्क कराने के बाद उसका आवेश चालक तार से होता हुआ सोने की पत्तियों पर आता है। अगर पत्तियां एक दूसरे से दूर हट जाती हैं तो वस्तु आवेशित है, और अगर पत्तियों में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तो वस्तु निरावेशित है। ये हमारे पास जो विद्युतदर्शी टॉपिक था उसका मतलब है। इसमें बस हम इतनी ही बातें पढ़ते हैं और कोई खास बातें इसमें नहीं है। विद्युतदर्शी पढ़ लिए। अब देखो यार, आवेश पढ़ लिया, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां पढ़ ली, उसी के सिद्धांत पे आवेश का पता लगाने के लिए जो उपकरण था वो उपकरण हम पढ़ चुके हैं विद्युतदर्शी। अब इस आवेशों के कुछ और बातें पढ़ते हैं, इनके बारे में, बल कैसे लगाते हैं, कैसा क्षेत्र आएगा, वो सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो देखो यार, आवेशों के लिए एक नियम है, कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। कूलाम का नियम थोड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे लगभग हर न्यूमेरिकल में कूलाम के नियम की जरूरत पड़ती है, और आगे के टॉपिक्स में भी कूलाम के नियम की जरूरत पड़ेगी। अब देखो कूलाम के नियम में क्या होगा, सबसे पहले हम दो आवेश लेते हैं। कूलाम के नियम का मतलब दो आवेश ले लिया, एक आवेश मैंने ये ले लिया, दूसरा आवेश मेरे पास ये है, दो बिंदुवत आवेश हो गए, ठीक है। पहले को मैंने Q1 बोल दिया, पता नहीं मेरे को प्लस है या माइनस है, लेकिन मैं तो इसको Q1 बोल देता हूँ। आप प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। दूसरे को भी मैंने Q2 बोल दिया, आप वही प्लस माइनस जैसा आप लेना चाहो वैसा लेना। दोनों आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं, और जो दूरी है उसको मैंने R बोल दिया। दो आवेश हैं, बिंदुवत हैं, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पे रखे हुए हैं। इसी कंडीशन में इन दोनों आवेशों के ऊपर बल कैसा लगेगा, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये प्लस ये माइनस, मतलब दोनों के दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पास पास आएंगे, तो आकर्षण बल हो जाएगा। और अगर ये दोनों सेम प्रकृति के हैं, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो जाए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर रखेंगे, तो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। देखो यहाँ पहले नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो ये कहता है कि जो इनके बीच में जो भी बल लगेगा, चाहे से वो आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल, मैं उसको F बोल रहा हूँ कि वो आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण बल, F जो गया उसकी वैल्यू इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों आवेशों का परिमाण क्या हो गया, पहले का परिमाण मैंने आवेश का परिमाण Q1 हो गया, और दूसरे का परिमाण कैसा हो गया, Q2। अब चाहे जो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों कैसे ले लेंगे हमें, पॉजिटिव, क्योंकि हम परिमाण ले रहे हैं, परिमाण के लिए हमारे पास क्या जाएगा, वो पॉजिटिव। दूसरा देखो, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ये मैंने गुणनफल करा दिया, उसके समानुपाती होता है। तो ये तो पहला बात हो गई। दूसरी बात क्या कही उसी ने, कि कूलाम ने दूसरी बात बताई यहाँ कि F की जो वैल्यू है वो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के, बीच की दूरी R है, वर्ग करेंगे स्क्वायर हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कथन सुन लेना एक बार मेरे से पहले, कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम के नियम का कथन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इसकी थ्योरी की। पहली बात कही थी उसने कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इन दोनों की बातें आ गई। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से जैसे आप समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 की बात करोगे, दोनों में देखो सम्मिलित रूप से लिखता हूं मैं, तो एक साथ लिख रहा हूं मैं इनको। तो ये लो मैंने F समानुपाती, पहले तो Q1 into Q2 था, तो Q1 into मैंने Q2 लिख दिया, और व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। सब जानते हैं हम कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो कोई कोष्टेंट आता है, तो ये लो कि F बराबर समानुपाती का चिन्ह इक्वल में चेंज हो गया, और यहाँ आ गया मेरे पास कोई भी कोष्टेंट के, और ये लो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही होता है भाई कूलाम का नियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या आ गया कि F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो छोटी सी बातें, यहाँ तक इतनी भी कूलाम के नियम की बातें थी मैं बता चुका हूँ। यहाँ मेरे पास एक नया वर्ड आया है कि इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं।
जहां हमारे पास जो के है ना वो क्या है, एक, जहां के एक समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं, कूलाम नियतांक भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कूलाम नियतांक भी कहते हैं। अब देखो इस के की बातें बता चुका हूं मैं, एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहेंगे, कूलाम नियतांक। और देखो यार थोड़ी बातें इसके बारे में, के जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स है कि 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। अभी बता दूंगा मैं निकाल के इसको मात्रक कैसे होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या इसकी एक वैल्यू और भी होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो ये इसकी दो वैल्यू होती हैं, क्या तो आप इसको 9 इंटू 10⁻9 भी ले सकते हो, या फिर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो। एक छोटी सी बात और सुन लो यार, मतलब हम इतनी बातें बता चुके हैं तो उसको भी बता देता हूँ मैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, जहाँ एप्सिलॉन का मतलब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट बता ही चुका हूं मैं, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर बराबर होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। आप इस वैल्यू को उठा के यहां भी रख सकते हो, यहां रखोगे तो आपके पास देखो के की क्या वैल्यू रहेगी, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, नॉट की जगह लिखोगे तो आप कितना आ जाएगा हमारे पास कि एप्सिलॉन, देखो ये एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर, या फिर आप इसको एप्सिलॉन बोल दो, एप्सिलॉन बोल दो तो ये किसके लिए आ जाएगा आपके पास, माध्यम के लिए, ये किसके लिए आ गया, माध्यम के लिए। और इसी की जगह आप एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी रख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि कूलाम के जो नियतांक था, कूलाम नियतांक, इसका मात्रक देखते हैं हम। के का मात्रक निकालना है तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो के का मात्रक, और के का जो मात्रक हो गया हमारे पास, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो ये लो F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो के Q1 Q2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर से, F इंटू आर स्क्वायर। मेरे को सिर्फ के ही चाहिए, तो के चाहिए तो ये लो F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। मात्रक रख के देख लो तो के का जो मात्रक है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो F का मात्रक हम सबको पता है न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक, तो आर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया, बटे में चार्ज क्यू का मात्रक कूलाम, दूसरा भी चार्ज ही है क्यू, क्यू का मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है, जो कि हमने कूलाम के नियम के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ लिया, जो हमारे को पढ़ना चाहिए था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो वापस वीडियो रिपीट करना। इसके लास्ट में मैं अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, जिससे आप मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी टॉपिक में, जरूरी नहीं है कि वो यही टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक में, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप टॉपिक का नाम और प्रॉब्लम मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका आंसर जो होगा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकता है। देखो
अगला टॉपिक यही आता है हमारे पास एक छोटा सा और कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये का यही है यार, अलग से कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी डायरेक्शन और देख लेंगे उसमें। वही सबसे पहले दो चार्ज लेते हैं हम। ये लो, एक चार्ज मेरे पास Q1 है, दूसरा चार्ज मेरे पास क्या आ गया Q2। दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस डिस्टेंस को मैंने R बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले जब हम इसके सदिश निरूपण की बात करते हैं, मैंने मान लिया कि यार दोनों के दोनों जो आवेश हैं मेरे पास, जो समान प्रकृति के लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। थोड़े कंडीशन नहीं है, आप अपोजिट की ले सकते हो, लेकिन मैं इनको थोड़ी देर समान लेता हूँ। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव नेगेटिव। अगर ये समान प्रकृति के आवेश हो गए तो बताओ ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षण? समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इधर भगने की कोशिश करेगा और ये इधर भगने की कोशिश करेगा। भाई दूर हटेंगे ना एक दूसरे से, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की। ये भी बल मेरे पास F है, कौन से के ऊपर लग रहा है? 1 के ऊपर। किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण, क्योंकि अकेला जाएगा इसको ये भगाने की कोशिश करेगा, तो 2 के कारण। तो F12 वेक्टर मैं बोल चुका हूं इस बल को। इसकी बात करो, देखो इसके ऊपर भी फोर्स तो वही F लगेगा, लेकिन किसके ऊपर लग रहा है? 2 के ऊपर। किसके कारण? 1 के कारण। तो ये लो, ये 1 के कारण हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेक्टर वही लगा। जब सदिश ही पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे को डायरेक्शन या स्थिति सदिश भी चाहिए। स्थिति सदिश चाहिए, देखो स्थिति सदिश हम दूरी के अंदर से लेते हैं, लंबाई के अंदर से लेते हैं। इसके लिए इसका स्थिति सदिश इधर हो जाएगा, जिसे हम आर कैप बोल देते हैं। वही 1 के ऊपर 1 का है, 2 की ओर। यहाँ भी इसका स्थिति सदिश इस डायरेक्शन में हो जाएगा, आर 2 1 कैप। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं पहली बात कह रहा हूँ यहाँ कि Q1 जो आवेश है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। Q1 आवेश पे Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो देखो यहाँ Q1 के ऊपर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है? 1 2। तो ये लो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्थिति सदिश और देख लेते हैं कितना ले रहे हैं भाई। देखो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है ना F12, बल की दिशा में स्थिति सदिश कितना है? 2 1, R21 कैप। कोई दिक्कत? इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। दूसरा Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। Q2 के ऊपर Q1 के कारण कितना लगा भाई? 2 1। ये लो F21 वेक्टर इक्वल टू वही फॉर्मूला तो वही है कि K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। स्थिति सदिश 2 1 के लिए तो 1 2। ये लो भाई R12 कैप, समीकरण नंबर 2 बोल दो क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो
ये यहाँ एक चीज समझ में नहीं आई मेरे कि ये जो 1 2 है यानी कि इसी के अंदर स्थिति सदिश है, ये इसके अंदर, मतलब दोनों का परिमाण तो सेम है ना, वही आर, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर, लेकिन डायरेक्शन ही तो चेंज है। तो परिमाण में समान है तो R12 कैप और R21 कैप परिमाण में समान, डायरेक्शन अपोजिट है तो मैंने माइनस कर दिया। इसलिए समीकरण 2 में या समीकरण 1 दोनों में से कोई सा भी ले लो आप, जिसमें आपकी इच्छा हो। मैंने ये पहले दूसरा ले लिया, तो ये लो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R12 की जगह हम R21 लिख सकते हैं माइनस के लिए, तो ये लो मैंने इसको लिख दिया माइनस R21। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं हम आगे, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूं कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और ये R21 कैप, ये लो R21 कैप, और चिन्ह बताओ आगे आ जाएगा नहीं जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम 3 बोल दे क्या, ये मेरे पास समीकरण नंबर कितने नंबर आ गया, 3 नंबर। समीकरण 3 में समीकरण 1 से मान रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 3 में आपने समीकरण नंबर 1 से मान रखा, देखो 3 कितना है, F21 वेक्टर इक्वल टू, माइनस का चिन्ह था मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बताओ समीकरण नंबर 1 में किसकी है, F12 वेक्टर की है या नहीं है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया F12 वेक्टर। बल का परिमाण भी समान आ गया, सब डायरेक्शन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप कोई से भी बल कैसे भी ले सकते हो, बस आपका हो सकता है चिन्ह अपोजिट आ जाए तो उसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन बल की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी, जो कि कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की बात है। पूरी बातें आपके पास लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ तक हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं, यानी कि कूलाम का नियम पढ़ लिया, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में पढ़ लिया। अब एक छोटी सा टॉपिक और होता है हमारे पास, यानी कि कोई भी आवेश है जिसके ऊपर कई बल लग जाए एक साथ, फिर कैसे पढ़ेंगे, तो उसका मतलब यहाँ एक बल लगता है, एक नियम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत मैं हटाता हूँ, कूलाम के नियम से देखने पड़ेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत में देखो सबसे पहले क्या है, क्यों काम में लेते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत ज्यादातर जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो जोड़ने के लिए काम में लेंगे, सपोज करो मेरे पास कोई भी एक आवेश है, या जब एक आवेश है उसके ऊपर कई बल एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक आवेश था, एक परीक्षण आवेश बोल दिया मैंने कि इसके ऊपर बात करेंगे, सारी जितनी भी बातें करनी है, जो मैंने इसको Q0 बोल दिया। और इसके अलावा कई आवेश हैं, जैसे कि ये Q1 आवेश है, ये मेरे पास Q2 आवेश है, ये मेरे पास Q3 आवेश है, और ऐसे ही ये मेरे पास Qn आवेश है। इन दोनों के लिए जब हम बात करेंगे तो ये Q1 आवेश इस Q0 आवेश के ऊपर इस डायरेक्शन में एक बल लगा रहा है, जिसे हम F1 वेक्टर बोल देते हैं। ये Q2 आवेश इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, जिसे हम F
टू वेक्टर बोल देते हैं। ये तीसरा है जो इसके ऊपर एक बल लगा रहा है जिसे हम F3 वेक्टर बोल देते हैं। ये n वाला है तो ये n वाला इसके ऊपर एक बल लगा रहा है जिसे हम Fn वेक्टर बोल देते हैं। कई आवेश थे और कई आवेशों ने इसके ऊपर कुछ बल लगाए हैं, उन बलों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो इस आवेश के ऊपर टोटल बल कितने कार्य करने लगे, तो उन बलों का मतलब हो गया कि आवेश Q नोट के ऊपर जो कुल बल कार्य करेंगे वो हो जाएगा परिणामी बल, हमने F वेक्टर बोल दिया। इन सभी बलों के जितने भी बल हैं F1 F2 वेक्टर F3 वेक्टर डॉट 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 ऐसे ही Fn वेक्टर, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये होता है अध्यारोपण का। ठीक है, सुनते एक बार इसकी क्या कहता है इसका कथन कि जब किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो, जब किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगे बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जब किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो तो आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत। कोई दिक्कत यहाँ तक? अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारे पास, देखो यार, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई जरूर थी इसके बारे में, लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अब सुनो इस विद्युत क्षेत्र का मतलब। विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि कोई भी मेरे पास एक आवेश है, जैसे मान लो ये आवेश है, इस आवेश को मैंने वही Q नोट बोल दिया था, बोझ ये लो भाई। इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां अब कोई भी दूसरा आवेश ला के रख दो तो वो विद्युत बल को महसूस करे। तो वो किसको महसूस करे? विद्युत बल को। तो वो पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश या आवेशों का एक ग्रुप है, समुदाय है, तो उसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को रखने पर वह विद्युत बल को महसूस करे। तो विद्युत बल को अगर वो महसूस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश या आवेशों के समुदाय के आसपास का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को रखने पर वह अन्य आवेश विद्युत बल को महसूस करे तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगली बात, यहाँ आता है एक टॉपिक हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब जैसा विद्युत क्षेत्र था उसी तरीके से बात करते हैं। यहाँ मेरे पास कोई भी एक आवेश है, ये मेरे पास Q नोट आवेश बोल देता हूँ। इस Q नोट आवेश के ऊपर कोई बल लग रहा है, उस बल को मैंने F वेक्टर बोल दिया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखेंगे? E वेक्टर से। इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास F वेक्टर बटे Q नोट। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ी बात सुनना है। Q नोट धनावेश है ना, बटी की संख्या में एकांक लेके चले तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल
एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जिसे हम किससे लिखेंगे, ई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। जहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। देखो यार कुछ बातें सीखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले राशि की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, दिख भी रहा है, बल एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि देगी, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? दूसरी बात देखो, मात्रक की कर लो। जैसे आपने मात्रक की बात की, मात्रक F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। क्यू नॉट का मात्रक कूलम होता है आवेश का, तो न्यूटन बटे कूलम। विमा की बात करते हैं। देखो विमा भी देख लो, विमा क्या है, सबसे पहले न्यूटन है ना, बल, बल की विमा होती है m1 L1 T-2 बटे में क्या आ रहा है, कूलम। कूलम की विमा लास्ट वीडियो में बताया है मैंने, A1 T1। हल करो, जैसे ये दोनों ऊपर जाएंगी तो विमा क्या रहेगी आपके पास हल करने पे, m1 L1 T-3 A-1, ये इसकी क्या आ गई विमा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो राशि बता दिया मैं, मात्रा बता चुका हूँ, विमा बता दी मैंने। अब राशि अगर सदिश होती है तो दिशा बतानी पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगा, दिशा। इसकी दिशा कुछ ऐसी होती है, आप कुछ समझ जाओगे। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप देख लेना अच्छे से। में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है, देख लो, ऋणावेश की ओर होती है। ये इसकी दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सब मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब देखो यार, इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ दो डेरिवेशन दी हुई है कुछ भी नहीं उसमें ऐसा, लेकिन हम देखते हैं। देखो दोनों डेरिवेशन मैं एक साथ ही हल करता हूं दोनों को। पहली जो डेरिवेशन होती है वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? पहली, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले अभी जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, एक आपने आवेश ले लिया, ये लो, कितना है ये, Q नॉट है। यहाँ मैंने एक अन्य आवेश ले लिया जो कि देखो डेरिवेशन में हेडिंग में लिखा हुआ है मैंने बिंदु आवेश, तो मैंने बिंदु आवेश ले लिया जिसे मैंने कैपिटल Q बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या बोल देते हैं हम इसको? कैपिटल Q बोल दिया। दोनों वही बात एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? R दूरी पे। कोई दिक्कत? कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? R दूरी पे। इन दोनों के ऊपर लगने वाले बल की बात करो। देखो सबसे पहले कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल या कूलाम के नियम से हम क्या कहते हैं? कूलाम के नियम से। भाई दो आवेश और एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पे रखे हुए हो तो उनके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या नियम लगता था? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम लगाते हैं, F वेक्टर इक्वल टू K Q1
Q2 बटे आर स्क्वायर। ये लो भाई आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1 बोल दूं क्या मैं? हमारे को निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखता हूं मैं सीधा सा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपन में Q नॉट। बताओ समीकरण नंबर 2 बोल दूं क्या मैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। हमारे को वैल्यू रख सकते हैं यहाँ F की वैल्यू निकाल सके हो तुम। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से मान रखा तो यहाँ कितना आ रहा था? E वेक्टर ऐसे कैसे? F वेक्टर की जगह कितना आ गया भाई? K Q नॉट बटे आर स्क्वायर। और बताओ बटे में पहले से Q नॉट है या नहीं है? तो ये लोगों ने Q नॉट लिख दिया, Q नॉट से Q नॉट कट गया तो क्या आ गया आपके पास कि E वेक्टर इक्वल टू K Q बटे आर स्क्वायर। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी भी बिंदु आवेश के कारण। अगर इसी को आप सदिश रूप में लिखना चाहो, सदिश रूप में लिखने पर तो बताओ सदिश रूप में क्या जाएगा? ये स्थिति सदिश हो रहा है साथ में क्या है? K Q बटे आर स्क्वायर और स्थिति सदिश R था तो R क्या? कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया था और समीकरण नंबर A जो था वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखो थोड़ी सी बातें ग्राफ सीखते हैं हम इसी के बारे में। ग्राफ है इसमें E व R के मध्य ग्राफ। देख दो तरीके से लेता हूं मैं। इस अक्ष के अनुदिश मैंने E ले लिया, इस अक्ष के अनुदिश मैंने क्या ले लिया? R। देखो E जो है K Q बटे आर स्क्वायर, मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं है? तो R की अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो हम सबको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। दूसरा अगर आप ग्राफ ले लेते हो E का और 1/r स्क्वायर के बीच में, देखो E 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा ऐसा ग्राफ बताओ ऐसा चला जाएगा, चला जाएगा। ये पहचान रहे हो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। K और Q को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, K और Q कांस्टेंट है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ग्राफ चला जाएगा ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक छोटा सा पॉइंट और रह गया कि बिंदु आवेश के कारण तो हमने ले चुके हैं, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बिंदु आवेश ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक से अधिक बिंदु आवेश हैं तो ये जो आवेश था, ये जो आवेश हैं, इनके कारण अभी E लगा है, उसके बाद में बहुल आवेश E1 E2 E3 अध्यारोपण के सिद्धांत से आ जाएगा। मैं उसको भी एक बार इसी के साथ ही हल कर देता हूँ। बहुल आवेश निकाय के कारण, बहुल आवेश निकाय के कारण बहुल आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये
सबसे पहले मैंने ये कोई भी एक आवेश ले लिया, जो भी परीक्षण आवेश था मेरे पास क्यू नोट ले लिया। इसके अलावा कई आवेश लेते हैं हम, जैसे कि Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, ऐसे करके Qn, कई आवेश हो गए। इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो धनावेश है, इधर ले लेते हैं हम E1 वेक्टर आ गया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में E2 वेक्टर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में ले लेते हैं हम En वेक्टर। और बीच में लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 बोल देता हूँ, ये R2, ऐसे ही ये के बीच की लिया जाएगी Rn। इसलिए प्लस Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर बल से निकाल दो, बल से निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकालता हूं। आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी आपके पास कि E1 वेक्टर इक्वल टू वही के Q1 बटे R1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? या आप बल निकालोगे तो बल में के Q1 Q0 बटे R स्क्वायर, उस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा प्लस Q2 आवेश के कारण वही लाइन, तो ये आ जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू के Q2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस Qn आवेश के कारण, ये यहाँ वो की वो लाइन लिख रहा हूं मैं, ये की, ठीक है ना, आप लिख लेना उसमें कि En वेक्टर इक्वल टू के Qn बटे Rn का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? इसके बारे में हम क्या दे देते हैं, अतः Q0 आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो किससे आ जाएगी, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत को इन सबको मतलब जोड़ना होता है, तो आपके पास आ गया कि E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। तो ये लो E वेक्टर इक्वल टू के E1 की वैल्यू Q1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस के Q2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के Qn बटे Rn का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो सबसे पहले E1 की वैल्यू निकालिए, ऐसे ही E2 की वैल्यू, ऐसे ही En की वैल्यू, सबको मैंने टोटल यहाँ निकालना चाहा, तो इन सबको मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत से जोड़ चुका हूं मैं। कुछ हो रहा है क्या आगे? देखो आगे हल हो रहा है ये कि E वेक्टर इक्वल टू के कॉमन आ गया, के कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आ गया Q1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही Qn बटे Rn का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा के रूप में कि E वेक्टर इक्वल टू के, देखो इन सबको जोड़ देता हूँ, सिग्मा I बराबर 1 से n तक 1 2 3 डॉट 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 n तक आ रहा है ना, तो QI बटे 1 2 3 चल रहा है ऐसे कैसे, तो RI का स्क्वायर। कई जगह क्या करते हैं, इसके को इसकी फॉर्म में रख देते हैं, तो जैसे कि आ गया E वेक्टर इक्वल टू के का मतलब मालूम पता होगा शायद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा I बराबर 1 से n तक QI बटे RI का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो ये लगभग हमारे जितने भी टॉपिक थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक चलता है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन एक बार वापस से देख लेना इन सबको, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि, जो भी जब मेरे पास टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, वापस रिपीट करके देख लेना। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था
कि अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में या इससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। नाइन 9057159820। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।